Dear students, welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. Dear students, today we are going to discuss biochemical characterization of transforming principle. आज हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे, मीन्स बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। क्या कहता है क्या हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, समझेंगे इसे। क्या कहता है, प्रियर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलॉड एंड मैकलीन मैककार्टी, जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी ए प्रोटीन। मतलब कह रहा है एवरी मैकलॉड और मैककार्टी, एवलिन, मैककॉर्ड और मैककार्टी, इन तीनों के पहले इन तीनों ने जो वर्क किया, जो थ्योरी प्रपोज किया था 1933-34 में। इससे पहले तक माना जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, स्पेशली डीएनए है, आरएनए है, जीन्स है, दे थॉट टू बी प्रोटीन। तो पहले वो माना जाता था कि वो प्रोटीन है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिन एक्सपेरिमेंट, और वे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बायोकेमिकल नेचर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर को डिटरमाइन करने की डायरेक्शन में काम की। बायोकेमिकल मीन्स क्या हो गया, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी। बायो स्टैंड फॉर लिविंग, पहले टर्म समझिए। बायोकेमिकल बिल्कुल बेस से समझते हैं कि चीट को समझ चलते हैं। बायो मीन्स लिविंग, केमिकल, तो बायोकेमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होने वाले केमिकल सब्सटेंस, लिविंग बॉडी को, लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले केमिकल सब्सटेंस बायोकेमिकल। तो उनके बाद वे काम किए किसकी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर के डायरेक्शन में वर्क की। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। अब बायोकेमिकल्स क्या क्या थे, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब, इनको ये प्यूरिफाई किए, मतलब इसको आइसोलेट किए, निकाले, लिविंग बॉडी से निकाले, फिर इनमें जो इम्प्यूरिटी थे उनको अलग अलग, प्रोटीन को प्यूरिफाई किए, अलग अलग निकाले, डीएनए को, आरएनए के स्ट्रैंड्स को तोड़े, उसके अंदर झांक कर देखे। फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। अब उन्होंने क्या किया था, हीट किल्ड आर सेल को इंजेक्ट किया था माइस में, हीट किल्ड एस सेल को इंजेक्ट किया था माइस में, और फिर उन्होंने देखा था क्या हुआ था। उन्हें क्या मिला था कि माइस तो मर गई थी, लेकिन जिनको आर सेल इंजेक्ट किया था, आर सेल वाली माइस तो मर गई थी, लेकिन उसके बॉडी से जो सेल आइसोलेट किया, निमोनिया वायरस को आइसोलेट किया, तो उसमें क्या था, एस सेल था। अब वो ये समझना चाह रहे थे कि हमने इंजेक्ट किया हीट किल्ड आर सेल, हमने माइस में इंजेक्ट किया था हीट किल्ड आर सेल, अब इसमें निमोनिया का जो वायरस है वो एस सेल में कैसे कन्वर्ट किया। तो वे ये समझना चाह रहे थे कि किस कारण आर सेल, लाइव आर सेल एस सेल में कन्वर्ट हो गया। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉजेज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म, और उन्होंने पाया कि जो एस बैक्टीरिया का डीएनए है, एस बैक्टीरिया का डीएनए है, वो आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म होने में मदद कर रहा है। मीन्स जो आर सेल था निमोनिया बैक्टीरिया में, जो आर सेल था वो एस सेल में कन्वर्ट हुआ। अब ये प्रश्न था कि आर सेल एस सेल में कैसे कन्वर्ट हुआ, या तो उसमें आर सेल ही मिलना चाहिए, है ना, आर सेल वाला आर सेल मिलना चाहिए, या कोई सेल नहीं मिलना चाहिए।
बट उन्होंने निमोनिया को जो बैक्टीरिया था वो एस सेल में था, तो उन्होंने ये समझा कि जो एस बैक्टीरिया का डीएनए है, एस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो आर बैक्टीरिया में चला गया, एस बैक्टीरिया का डीएनए आर बैक्टीरिया में चला गया, जिसके कारण आर बैक्टीरिया किसमें, एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। They also discovered that protein digesting enzyme protease and RNA digesting enzyme RNase did not affect transformation। अब दो चीज, प्रोटीएज क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और आरएनएज आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो उन्होंने पाया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम भी इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को, किसको, आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस हुई, आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस हुई, इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में ना तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई रोल था और ना ही आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई रोल था, और वो कुछ काम भी नहीं कर पाया। सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। अब ना तो इस पे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कोई काम कर रहा था, ना इस पे आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम कोई काम कर रहा था। तब इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस है, जो आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट करने वाला जो भी सब्सटेंस है, जो भी बायोकेमिकल है, वो प्रोटीन, ना तो प्रोटीन है, कंफर्म है कि ना तो प्रोटीन है ना ही आरएनए है। अब प्रोटीन और आरएनए को छोड़कर कुछ और हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर प्रोटीन होता तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम उसको नष्ट कर देता, अगर वो आरएनए होता तो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम उसको नष्ट कर देता, लेकिन ना तो उसको प्रोटीएज नष्ट कर रहा था और ना ही आरएनए। तो इसलिए इन्होंने ये कंफर्म किया कि जो भी सब्सटेंस आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट कर रहा है, निश्चित रूप से ना तो प्रोटीन है और ना ही आरएनए है। Digestion with DNA did not inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation। अब चूंकि तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि डीएनए नहीं नष्ट कर रहा था, यानी निश्चित रूप से वो डीएनए ही है जो आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया में तो आरएनए होता नहीं है ना। तो उन्होंने ये कंफर्म किया, जो चूहे का डीएनए था, क्योंकि बैक्टीरिया है और उसमें तो केवल आरएनए था, वो आरएनए था, और यहाँ क्या हो रहा था, आर सेल एस सेल में कन्वर्ट हो रहा था। इट मींस जो चूहे में डीएनए था, चूहे का जो डीएनए था, वो वास्तव में आर सेल को एस सेल में, एस बैक्टीरिया को आर बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया। दे कंडक्टेड दैट डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल, दे कंक्लूडेड डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वी आर कन्विंस्ड। अब इस आधार पर, अब देखिए उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाला। उन्होंने क्या देखा, देखिए एक बार फिर से इस चीज को, पूरी कहानी को समझिए, पूरी कहानी क्या कर रहा था, पूरी कहानी क्या किए थे इन्होंने, कि जो चूहा था, है ना, चूहा था, उसमें स्टेप्लोकोकस निमोनी इंजेक्ट किया था। अच्छा, तो अब उसमें कौन सा, जब हीट किल्ड आर बैक्टीरिया वाले, हीट किल्ड आर स्टेप्लोकोकस निमोनी को इंजेक्ट किया था चूहे में, चूहा तो मर गया, लेकिन उसके बॉडी के अंदर उन्होंने पाया आर बैक्टीरिया है। आर बैक्टीरिया है। अब प्रश्न था कि एस बैक्टीरिया इंजेक्ट किया था तो उसमें से आर बैक्टीरिया निकला, तो एस बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया में कैसे कन्वर्ट हो गया, समझ में आए, एस बैक्टीरिया जो है वो आर बैक्टीरिया में कैसे कन्वर्ट हुआ। तब उन्होंने पाया अब चूंकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में तो आरएनए होता है, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि जो चूहे का जो डीएनए है, चूहे के डीएनए को यूज कर लिया बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया यूज कर लिया, और चूहे के डीएनए को यूज कर वो क्या बना दिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, वो आर बैक्टीरिया एस सेल में कन्वर्ट हो गई। तो आर सेल एस सेल में कन्वर्ट हो गया।
तब इस आधार पर उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल है, आरएनए हेरिडेटरी मटेरियल नहीं है। मीन्स जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफर करने वाला मटेरियल सब्सटेंस है वो डीएनए है, आरएनए नहीं है। अगर आरएनए होता तब तो यहाँ आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आर सेल चूंकि उसमें एस सेल पाया गया, लाइव एस सेल पाया गया, तो इससे उन्होंने कंक्लूड निकाला कि इट इज द डीएनए विच एक्ट एज हेरिडेटरी मटेरियल। लेकिन उस समय के जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, तमाम बायोलॉजिस्ट इससे सहमत नहीं हुए। तब आगे क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, द unequivocal proof that DNA is genetic material came from experiment of Alfred Hershey and Martha Chase। अब आगे हर्शी और चेस आते हैं। हर्शी और चेस ने ये प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने क्या किया? दे वर्क विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज की बात पर वर्क किए। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया और दैट किल बैक्टीरिया। तो वो काम किए किस पर? इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरियोफेज पर काम किए। द बैक्टीरियोफेज अटैचेज the bacteria and genetic material entered to the bacterial cell। अब जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है और अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ। समझिए बैक्टीरियोफेज क्या करता है? अब कि जो बैक्टीरियोफेज है जेनेटिक मटेरियल लेकर के बैक्टीरिया में अटैच हो जाता है और वो बैक्टीरियल सेल में इंटर कर जाता है। बैक्टीरियल सेल वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज ऑन। अब ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, समझिए पहले वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया पर अटैक किया। बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है? वायरस होता है, बैक्टीरिया पर अटैक किया और बैक्टीरिया पर अटैक करके अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल दिया। समझिए वायरस क्या किया? अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल दिया। अब चूंकि वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझ लेता। जैसे एक समझिए इस धरती की सबसे वाइज, सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन है? आउल, उल्लू। क्या करती है? उल्लू अंडे दी। उल्लू का अंडा लगभग कौवे के अंडे के जैसा ही होता है। अब उल्लू क्या की? अंडे दी। एक अंडे दी तो कौवे एक अंडे को गिरा दी, दूसरा अंडे दी दूसरे अंडे को गिरा दी, तीसरा अंडा दी तीसरे अंडे को गिरा दी। यानी उल्लू क्या की? अपना अंडा कौवे के अंडे में मिला ली। अब कौवा क्या करती है? मादा कौवा क्या करती है? मादा को उस अंडे को सेती है क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। अब उल्लू का भी बच्चा कितना चालाक होता है, कितना बुद्धिमान होता है? देखिए जेनेटिक्स कहां तक काम कर रहा है। अब कहिए हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ रिसर्च। अभी तो हम लोग यही कहेंगे इट इज अ मैटर ऑफ जेनेटिक्स। तो क्या कहते हैं? अब उल्लू क्या करे? जैसे अंडे से बाहर आई तो शुरू में तो रंगे जैसा है, बट वो मौके की ताक में मौका मिला, उल्लू घोंसले से गायब। क्योंकि कौवा, मादा कौवा हो या नर कौवा, जैसे देखे कि उल्लू है उसको मार के खत्म कर दे, है ना। तो वहां मादा उल्लू क्या की? अंडे कहां जाकर दी? कौवे के घोंसले में। कौवे का बच्चे भी क्या हुआ? वहां से गायब। क्यों? उसे पता है, ये जेनेटिकली पता है। उसे क्या पता है कि जैसे ही कौवा देखेगा, चाहे मादा कौवा हो नर कौवा हो, चोंच मार से खत्म कर। ठीक यही हाल यहां होता है। कुछ वायरस को पता है कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो जो जीन होता है वो वायरस क्या किया? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया। क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए को बैक्टीरिया ही पहचानेगा, तो बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट किया और उस बैक्टीरिया को खत्म नहीं किया,
उसके जीन्स को तोड़ दिया और उसके जीन में अपना जीन डाल दिया। वायरस अपना जीन बैक्टीरिया में डाल दिया, इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या क्या इस तरह से जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज ऑफ। अब जो बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, चूंकि वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन हुआ है, तो उस वायरल जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल समझेगा, एज इफ इट वाज बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, नॉट वायरल जेनेटिक मटेरियल, एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। अब जेनेटिक मटेरियल है, मल्टीप्लाई होने लगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा, लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहा बैक्टीरिया नहीं, वो वायरस है। जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वायरस नहीं, बैक्टीरिया है। यहां जैसे ही बैक्टीरिया के बॉडी में वो गया वायरस जेनेटिक मटेरियल, तो वो तो अपना जेनेटिक मटेरियल समझ रहे हैं। जैसे वहां है कौवे के घोंसले में कोयल है, तो पल बढ़ रहा है, तो कौवे को तो नहीं लग रहा है कि ये कोयल का बच्चा है, उसे तो लग रहा है कौवे का बच्चा है। ठीक यही हाल है कि जो बैक्टीरिया है जिस जेनेटिक मटेरियल को नॉरिश कर रही है, पाल पोस रही है, वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, वायरस का है। हर्सले एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर वाज प्रोटीन डीएनए फ्रॉम वायरस दैट इंटर द बैक्टीरिया। अब हर्सले चेस ये समझ रहे थे कि जो डीएनए में वायरस ने जो डीएनए में जो सब्सटेंस डाला वो क्या है, प्रोटीन है या डीएनए है। वायरस ने क्या किया, कुछ सब्सटेंस डाला ना। वायरस क्या किया, अपना सब्सटेंस किस में डाला, बैक्टीरिया में डाला। किसमें डाला, बैक्टीरिया में डाला। तो बैक्टीरिया में जो वायरस से जो भी सब्सटेंस गया, बैक्टीरिया में वायरस से जो सब्सटेंस गया जेनेटिक मटेरियल के रूप में, क्या गया, प्रोटीन या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, क्या गया। अब इस पर वो वर्क करते हैं। चलिए आगे क्या कहता है, दे ग्रो सम वायरसेस ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव सल्फर। अब उन्हें पता लगाना था, उन्हें ये तो पता लग गया, कि बैक्टीरियोफेगे के केस में क्या होता है, कि बैक्टीरिया से कुछ सब्सटेंस, बैक्टीरिया जो वायरस है वो वायरस कुछ सब्सटेंस अफेक्ट होकर के वो बैक्टीरिया के बॉडी में गया और ग्रो किया। अब ये देखना था कि जो सब्सटेंस गया वो क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, ठीक है, वो सब्सटेंस क्या है। अब उसके लिए वो क्या किए कि वायरस को वैसे मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में ग्रो किया। जब वायरस को ग्रो किए तो मीडियम में उसको क्या करना था, कोडिंग करना था, पहचान देना था। तो वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो किए वायरस को, क्योंकि पता लगाना था कि वो जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ थ्रू आरएनए हुआ या थ्रू प्रोटीन हुआ। ये तो कंफर्म था कि आरएनए का अपना जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया में गया और बैक्टीरिया उसको एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचा दिया। ठीक, बैक्टीरियोफेज हुआ। अब ये पता लगाना था कि जो सब्सटेंस ट्रांसफर करता है जेनेटिक कैरेक्टर को, वो आरएनए है या प्रोटीन है, दो ही चीज हो सकता है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो वायरस था उसको रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में उसको ग्रो किया। वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस। अब जिसको फास्फोरस के मीडियम में, रेडियो एक्टिव फास्फोरस के मीडियम में जिस बैक्टीरिया को, जिस वायरस को ग्रो किए, रेडियो एक्टिव फास्फोरस के मीडियम में जिस वायरस को ग्रो किए, उसमें क्या मिला उन्हें, रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, रेडियो एक्टिव आरएनए नहीं मिला, रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिला, उन्हें रेडियो एक्टिव डीएनए मिला। क्यों,
क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है। डीएनए में फास्फोरस होता है और प्रोटीन में सल्फर होता है। डीएनए में फास्फोरस है, तो अब चूंकि डीएनए में फास्फोरस है, इसीलिए उन्हें क्या मिला, रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिला, रेडियो एक्टिव डीएनए मिला। किसमें, रेडियो एक्टिव डीएनए उस मीडियम में मिला जिसे उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस के मीडियम में ग्रो किया था। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। डीएनए में सल्फर नहीं होता, समझिए, डीएनए में सल्फर नहीं होता, डीएनए में सल्फर नहीं होता, डीएनए में प्रोटीन होता है, डीएनए में सल्फर नहीं होता है, सॉरी, डीएनए में फास्फोरस होता है, डीएनए में फास्फोरस है, डीएनए में सल्फर नहीं है। चूंकि डीएनए में फास्फोरस है, इसीलिए उसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिला। लेकिन वायरस जिसे रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में ग्रो किए, उसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिला, रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं मिला, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता। आगे क्या कहता है, रेडियो एक्टिव फैगेट were allowed to attach E. coli bacteria. Then, as infection proceeds, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. अब क्या किया, रेडियो एक्टिव फेजेज जो भी मिला, उसको रेडियो एक्टिव डेटिंग किए ना, रेडियो एक्टिव मार्किंग किए ना, तो जो रेडियो एक्टिव मार्किंग करके जो ई कोलाई बैक्टीरिया था, उनको ई कोलाई बैक्टीरिया पर किए थे, तो जो इन्फेक्शन हुआ तो उन्होंने क्या किया, उनका जो वायरल कोड था उसको रिमूव कर दिया। द वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूज। तो सबसे पहले ब्लेंडर में एजिटेट करके, ब्लेंडर में घुमा करके उसको क्या किए, उसको सेल को तोड़ दिए, वायरस के सेल को तोड़ दिए, वायरल कोड को रिमूव कर दिए, वायरल कोड को रिमूव कर दिए। अब उसके बाद उनको सेंट्रीफ्यूज में स्पिन करके उसको बैक्टीरिया से अलग कर दिए। किसको, वायरस पार्टिकल को अलग कर दिए। बैक्टीरिया वाज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वे आर रेडियो एक्टिव। अब कहता है कि वह वायरस जो रेडियो एक्टिव डीएनए से इन्फेक्ट हुआ था, यानी जैसे किसकी की थी, फास्फोरस वाले की थी, तो वो रेडियो एक्टिव था, इंडिकेटिंग डीएनए वाज मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। अब उन्हें इन्फेक्टेड वायरस में, अब उन्हें जो वायरस में जो डीएनए मिला वो रेडियो एक्टिव डीएनए था, जो डीएनए मिला वो रेडियो एक्टिव डीएनए था। और रेडियो एक्टिविटी कहां से आया था, फास्फोरस से आया था। तब उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए वैसा मटेरियल होता है जो वायरस को बैक्टीरिया से लिया, फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया, यानी जो डीएनए था वो क्या किया, इन्फेक्शन को वायरस से बैक्टीरिया तक लाया। बैक्टीरिया दैट वे इन्फेक्टेड विद वायरस हैव रेडियो एक्टिव प्रोटीन, दे आर नॉट रेडियो एक्टिव। अब जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, दो तरह का वायरस उन्होंने दिया था ना, एक जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था और एक जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। तो जो जिसमें रेडियो एक्टिव है डीएनए था, उसमें तो इन्फेक्टेड वो वायरस आ गया, ई कोलाई में आ गया, लेकिन जिसमें वह वायरस जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव नहीं था। दिस इंडिकेट प्रोटीन्स डिड नॉट इंटर बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोटीन भी उन्होंने दिया था, मार्क किया था, और रेडियो एक्टिव आरएनए डीएनए भी मार्क किया था, बट उन्हें क्या मिला, केवल रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिला। क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिला, तब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो प्रोटीन है वो वायरस से प्रोटीन बैक्टीरिया में इंटर नहीं किया। बैक्टीरियोफेगे के दौरान वायरस से प्रोटीन नहीं इंटर किया, जो इंटर किया वो क्या इंटर किया, डीएनए इंटर किया। Hence, DNA is the genetic material that passed from virus to bacteria. So it is the DNA which is the genetic material,
दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। जो जेनेटिक मटेरियल वायरस से बैक्टीरिया में आया वो वास्तव में क्या था, डीएनए था, ना कि प्रोटीन था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। चलिए अब क्या कर रहा है, properties of genetic material. From the foregoing discussion, it is clear that debate between protein virus versus DNA as genetic material was unequivocally resolved from Hershey-Chase experiment. Hershey-Chase ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया क्या क्लियर हो गया कि इट इज द डीएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल, not protein. DNA act as genetic material. However, it subsequently become clear that in some viruses RNA is genetic material. ये तो क्लियर हो गया ना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ वायरस भी जेनेटिक मटेरियल को कैरी ऑन करता है। वायरस में तो डीएनए होता नहीं है, वायरस में तो डीएनए है नहीं। तो क्लियर हो गया कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक लाता है। अब इसका आप एग्जांपल याद रखिएगा, टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेजिक, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड में ये दे सकता है कि डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इन सम ऑर्गेनिज्म आरएनए आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। आपको पॉइंट याद रखना है कि इन सम ऑफ द viruses, in some viruses RNA is genetic material. Only in some of the viruses, not in all viruses. अब ध्यान रखिए, ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा कि इन सम वायरसेस, इस पर स्ट्रेस दीजिए, इन सम वायरसेस RNA is genetic material. For tobacco mosaic virus, क्यूबी बैक्टीरियोफेजिक, टोबैको मोजाइक वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ना कि डीएनए। सारे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए नहीं है। सारे वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी नहीं है, कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, बाकी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। क्लियर? हर पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, देखिए बुक्स को धीरे धीरे पढ़िएगा। अब जैसे अब इसमें क्या कह रहा है कि मोलिक्यूल दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये आ गया आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये क्या है, आरएनए है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब क्राइटेरिया क्या है, कोई भी मटेरियल, जीन्स, डीएनए, आरएनए, कुछ भी प्रोटीन्स, कब होगा जेनेटिक मटेरियल, कब जेनेटिक मटेरियल होगा, कब वो जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक लाएगा। पहला कंडीशन, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, इसमें रेप्लिकेशन होना अनिवार्य है, रेप्लिकेशन अनिवार्य है, ये रेप्लिकेट कर सके, अपनी कॉपी तैयार कर सके। मीन्स ये पार्ट है तो इसका क्या कर सके, ये इसकी कॉपी तैयार करके, इसकी कॉपी तैयार, ये साइड आ जाएगा,
मतलब इस साइड है, इसकी कॉपी जैसी है ना, तो इसकी कॉपी जैसे एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन बना सके, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन बना सके। अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल एडेनिन के जगह पर थाइमिन का पेयरिंग नहीं कर रहा है, साइटोसिन को गुआनिन से सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, जनरेट नहीं कर रहा, रेप्लिकेट नहीं कर रहा, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। समझ रहे? अगर उसको सीक्वेंस में एडेनिन मिला तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो थाइमिन की कॉपी तैयार, थाइमिन वहां पर बना ले। अगर एडेनिन मिल गया तो वो थाइमिन बना ले, अगर थाइमिन बना लिया तब तो वो जेनेटिक मटेरियल है, नहीं बनाया तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सीधी सी तो बात कर। उसका रेप्लिकेशन अनिवार्य है, अपनी रेप्लिका तैयार करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, और ये स्टेबल भी हो, अनस्टेबल नहीं। एक बार बन गया तो बन गया, बस बैठ गए भाई, बैठ गए। स्टेबल, अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए। टिल स्पेसिफिक कंडीशंस should provide a scope for slow changes, इनमें म्यूटेशन की भी क्षमता होनी चाहिए, इनमें म्यूटेशन भी होनी चाहिए। अब म्यूटेशन क्या होता है? ग्रेजुअल चेंजेज, स्लो चेंजेज इन जेनेटिक सब्सटेंसेस। तो म्यूटेशन भी होनी चाहिए। अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अगर देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है अपने आप को। तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कब कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वह ऑर्गेनिज्म म्यूटेट कर रहा है, यानी चेंजेज के अनुरूप अपनी जो सीक्वेंस है डीएनए का, जीन्स का जेनेटिक सीक्वेंस है, उसको वो चेंज कर रहा है। तो वो म्यूटेशन में भी कैपेबल होना चाहिए। दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, और वो खुद को मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में, जेनेटिक रूप में वो एक्सप्रेस करने की क्षमता भी रखता हो, तभी तो वो जेनेटिक मटेरियल होगा। अनलेस और अदरवाइज वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। आगे क्या करें? The genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age, with change in physiology of the organism। अब कह रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल हो, डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो, जेनेटिक मटेरियल जो भी हो, वह जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होनी चाहिए। वो लाइफ साइकिल के दौरान, लाइफ साइकिल के जो स्टेजेज है उसके दौरान, जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान हो या फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान हो, है ना, और किसी भी दौरान है, लाइफ साइकिल किसी भी दौरान हो, उस दौरान वो स्टेबल होनी चाहिए, वो स्टेबल होनी चाहिए। एज के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिज्म बड़ा हुआ तो वो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को चेंज कर ले। अब जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा तो बहुत सी कैरेक्टर भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, झुक के जाइए, झुक के। अच्छा ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था जेनेटिक मटेरियल का, और वो था स्टेबिलिटी। दैट मस्ट बी स्टेबल, अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए। मीन्स एज के साथ चेंज ना हो, उसके बाद क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल के दौरान चेंजेस नहीं हो, फिजियोलॉजी चेंज हो तो उसके दौरान चेंज नहीं हो, है ना, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट हीट which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material।
ठीक है, यानी अब ये तो हुआ कि जो हिट हुआ, अब ये भी था ना कि उसमें हिट किया था ना, हिट किल किया था, तो हिट किल्ड होने के बाद भी वो हिट किल से जेनेटिक चेंजेस नहीं हुआ, तो वो फिर तो जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टर में नहीं आता ना। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया जो उसका जेनेटिक कैरेक्टर चेंज हो गया तो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं वो, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को हीट टेम्परेचर चेंज के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। This now can easily be explained in the light of DNA that two strands being complementary, if separated by heating, come together when appropriate conditions are provided. अब कह रहा है कि डीएनए के केस में ये समझा जा सकता है कि जो दो स्ट्रैंड उसके बन रहे थे 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो दो स्ट्रैंडेड बन रहे थे, ये दोनों स्टैंडर्ड कंप्लीमेंट्री होंगे यदि यदि उसको गर्म करके अलग किया गया हो तो, व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। फर्दर 2 प्राइम OH ग्रुप present at every nucleotide of RNA is reactive group and makes RNA liable and easily degradable। अब कह रहा है क्या कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के सेकेंड प्राइम पर जो OH पाया जाता है वो रिएक्टिव ग्रुप है, समझिए। आरएनए के सेकेंड प्राइम, आरएनए के का जो सेकेंड OH है, आरएनए का जो सेकेंड OH है वो क्या है, रिएक्टिव ग्रुप है, और ये आरएनए को लाइएबल और डिग्रेडेबल बनाता है। आरएनए इज ऑल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, आरएनए कैटालिटिक दिखता है, आरएनए कैटालिटिक है। कैटालिटिक मतलब वह सब्सटेंस दैट बूस्ट अप और दैट इनहेंसेस केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन। Therefore, DNA chemical is less reactive, structurally more stable। यानी जो डीएनए है केमिकली डीएनए लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है और ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए। डीएनए है जो है वो आरएनए से कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल और कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि सेकेंड OH के कारण, सेकेंड प्राइम OH के कारण। Therefore, among two nucleic acid, a DNA is better genetic material। दो जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, इसमें डीएनए आरएनए से बेटर जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि सेकेंड प्राइम OH के कारण ये कम रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है, और कम रिएक्टिव होने के कारण, केमिकली लेस रिएक्टिव होने के कारण ज्यादा स्टेबल होता है, और ये स्टेबिलिटी ही क्या बनाता है उसको, बेटर जेनेटिक मटेरियल। प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कंफर्म एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। और यूरेसिल के जगह पर थायमिन भी क्या करता है, डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो डीएनए के स्टेबिलिटी के दो रीजन, डीएनए के स्टेबिलिटी के दो रीजन, स्टेबिलिटी का दो रीजन। पहला, प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, पहला रीजन कि यूरेसिल के जगह पर थायमिन का होना पहला स्टेबिलिटी का रीजन है, और दूसरा सेकेंड प्राइम पर OH का होना, सेकेंड प्राइम पर OH का होना डीएनए को स्टेबल होने और बेटर जेनेटिक मटेरियल होने का रीजन है। आगे क्या कहता है, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, डीएनए और आरएनए दोनों में म्यूटेशन पॉसिबल है, यानी दोनों में म्यूटेशन पॉसिबल है, दोनों के सीक्वेंस में चेंजेस पॉसिबल है। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। अब ये देखिए 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस अब यहां क्या कर रहा है कि आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट कंपेयर टू डीएनए।
आरएनए म्यूटेशन बहुत तेजी से होगा। क्यों तेजी से होगा? क्योंकि वो अनस्टेबल है, सेकेंड प्राइम पर OH नहीं है। तो आरएनए चूंकि स्टेबल है, आरएनए अनस्टेबल है। डीएनए और आरएनए दोनों में, आरएनए क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण फास्टर रेट से होगा। वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। अब आरएनए क्या करता है? आरएनए क्या है? आरएनए क्या है? वायरसेस में चूंकि आरएनए है, वायरसेस में आरएनए है, आरएनए होने के कारण, आरएनए होने के कारण क्या होगा? वो तेजी से म्यूटेट करेगा, बहुत तेजी से म्यूटेट करेगा। जैसे मस्कीटो की बात करिए, आप मस्कीटो की बात की, द बेस्ट एग्जांपल, मस्कीटो is the best case study. It is why mosquito adapt themselves faster than that of other organism with change in climatic condition. अब देखिए, मच्छर से बचने का प्रयास हम करते रहे हैं। पहले वो मच्छर को मारने वाले गुड नाइट की टिकिया आती थी, जिसे बल्ब पर रख देते थे तो उससे वो उसका जो इंसेक्टिसाइड होता था, पेस्टिसाइड होता था, वो निकलता था और मच्छर मर जाता था। धीरे 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 मॉस्किटो क्या करने लगा? म्यूटेट करने लगा, डीडीटी छिड़कने लगे, उसके लार्वा को डिस्ट्रॉय कर दे। अब इतना कठोर है, उसका लार्वा भी डीडीटी से डिस्ट्रॉय नहीं होता। पहले केरोसिन तेल छिड़क देते थे, मर जाता था, वो म्यूटेट कर लिया, वो म्यूटेट कर लिया। या क्या कर रहा है? जब तक ऊपर किरासन का तेल है तब तक वो अपने आप को इनएक्टिव फेज में रख लिया। वायरस का तो कंडीशन नहीं है, वो इनएक्टिव फेज में अपने ऊपर सिस्ट बना लिया। अच्छा, अब उस पर आते हैं। पहले टिकिया थी, टिकिया के बाद से पहले ही वो जलाने वाला आता था ना, वो जलता था क्वाइल सा काफी सारा। आज भी देखिए गुड नाइट की क्वाइल आती है, लोग उसको यूज करते हैं। टिकिया आई, क्वाइल के बाद टिकिया है, टिकिया के बाद क्या आया? फिर लिक्विड आया। टिकिया के बाद लिक्विड आया तो भी वो सर्वाइव कर गया। उसके बाद फिर छोटी सी पेपर टाइप में आ रहा है। तो अब वो चाहे आप कितने भी यूज कर लें, वो क्या कर रहा है? अपने आप को चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंजिंग एटमॉस्फेयर के अनुरूप अपने आप को एडप्ट कर दे रहा है, जिसके कारण मॉस्किटो को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जो वायरस का आरएनए जीनोम हो, वायरस के पास आरएनए जीनोम होता है, जिसके कारण तेजी से म्यूटेट करेगा, लाइफ स्पैन छोटा होगा, फास्टर इवॉल्व करेगा। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डायरेक्टली कोड कर देगा, जबकि डीएनए नहीं कर पाएगा। hence can easily express the character. DNA depend on RNA for synthesis of protein. डीएनए खुद प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है, डीएनए खुद कोई प्रोटीन नहीं बना सकता है, जबकि डीएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन की कोडिंग के लिए आरएनए पर डिपेंड करना पड़ता है। प्रोटीन सिंथेसिस machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. अब कह रहा है, अभी तक हम समझे, डीएनए हो या आरएनए, दोनों जेनेटिक इंफॉर्मेशन को तो रखेगा। डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रख सकता है और एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक पास ऑन कर सकता है। बट क्या होता है? आरएनए तेजी से म्यूटेट करेगा, आरएनए तेजी फास्टर इवॉल्व करेगा, आरएनए का लाइफ स्पैन छोटा होता है, जिसके कारण डीएनए प्रेफर्ड किया जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पर 12th बोर्ड का क्वेश्चन आता है, व्हाई इज डीएनए प्रेफर्ड ओवर आरएनए फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए
आरएनए के जगह पर डीएनए को प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? इट इज ड्यू टू हैविंग स्लोअर इवोल्यूशन। इसका रीजन वाई, यहां आ गया वाई, इसका रीजन। तो पहला स्लोअर इवोल्यूशन, इसका इवोल्यूशन स्लोअर होता है। सेकंड लॉन्गर लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन लॉन्गर होता है। फिर इसका स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन, एंड डिपेंडेंस ऑन आरएनए फॉर एक्सप्रेशन, डिपेंडेंस ऑन आरएनए फॉर एक्सप्रेशन, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये खासकर ये तीन तो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज के लिए डीएनए प्रेफरेंस दिया जाता है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। अब चूंकि इवोल्यूशन तेजी से होता है, म्यूटेशन तेजी से हो जाता है, छोटा लाइफ स्पैन है, जिसके कारण अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए फिर आरएनए बेटर मटेरियल है। अब यहां पर आपका स्टेटमेंट बेस्ड में भी पूछ सकता है कि डीएनए इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट बी आरएनए is better for transmission of genetic information. Only statement of A is correct, statement B is correct, both A and B are correct, both A and B are incorrect. आपको ध्यान रखना है क्या है, इंफॉर्मेशन, जहां इंफॉर्मेशन स्टोरेज की बात हो गई तो वहां डीएनए, और जहां इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की बात हो गई तो वहां आरएनए। आरएनए क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेटर रहेगा, जबकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज में फिर डीएनए बाजी मार जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट में आरएनए वर्ल्ड नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट है। अब आरएनए वर्ल्ड की बात करेंगे। अब जो होगी लेक्चर्स थोड़ा सा लंबा भी लेंगे हम लोग और तेजी से खत्म करेंगे। हालांकि हाँ इंफॉर्मेटिव होगा, लंबा होगा, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे और चीजों को जैसे तोड़ तोड़ कर समझ रहे हैं वैसे तोड़ तोड़ कर समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।